बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने गुज़श्ता रात को एक साइफ़र का ऐलान किया और वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर लाख साहब और उनकी इत्तेहादी जमातों के सदूर 4 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने ऐलान किया कि जो भारतीय साइफ़र है और ये उनको वसूल हुआ है और इस साइफ़र में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको जोड़ा गया है और इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि ये सितंबर 2023 का ये साइफ़र है और 2 साल के बाद इसको ये सामने लाया गया और इसमें क्या हकीकत है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। फिर सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी की 29 सितंबर की जो एहतजाज की कॉल है इसकी हमायत कर दी है और उनके जितने भी मुतालबात हैं उनकी हमायत की है। फिर आज यानी जो हुकूमत ने जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मखलूत सरकार ने इसका जवाब दिया है अवामी एक्शन कमेटी ने, उन्होंने हुकूमत के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करके मुतालबा किया है इसकी अदालती तहकीकात कराई जाएँ ताकि ये सारे जो इल्ज़ामात हैं और ये सामने आ सकें। ये 3-4 मौज़ूआत हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी चौधरी आरफ साहब और इनके साथ हैं आमर महबूब सीनियर तजियाकार। तो आगाज़ करते हैं चौधरी आरफ साहब, आपको एक तो खुशामदीद कहते हैं आपको। एक तो नाज़रीन को बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन इजलास था और न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि दुनिया भर से जो आवाम की नज़रें हैं इसी इजलास पे थी कि तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करेगी। तो नाज़रीन को बताएं कि आज जो तहरीक इंसाफ के इजलास में क्या फ़ैसला जात हुए आज। सबसे पहले मैं राय कफ़ील साहब आपका, आमर महबूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई इस क्रूशल वक्त में और बड़े जिसे कहते हैं ब्लंट किस्म के इस वक्त इशू पे मुझे यहाँ पर मदऊ किया, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज PTI आज़ाद कश्मीर का जो गवर्निंग बॉडी का इजलास है और सदूर भी डिवीज़न के और डिस्ट्रिक्ट के भी थे, इसे हम कहते हैं एक बड़ा इजलास आज मुनक्कद हुआ और उसमें फ़ैसला ये था, यानी 3 पॉइंट थे और उसमें एक सबसे बड़ा था कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुतालबात लेके आगे बढ़ रही है और 29 तारीख को उसने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक कॉल दी हुई है और वो इतनी बड़ी एजानी कैफियत है जिसमें डेफिनेटली जो किरदार अदा करना होता है वो पावर पॉलिटिशियंस या पावर पॉलिटिक्स की जमातों ने होता है, उनका रोल होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ हफ्तों से ज़्यादा और खुसूसन कल रात से हमारे आज़ाद कश्मीर में जो पावर पॉलिटिक्स करने वाली जमातें हैं जिनके अपने अपने नज़रियात हैं मगर अपने मफादात के लिए किसी एक बंदे के उसमें आके क्या कहते हैं उसने ऐसा जाल बनाया, उसके नीचे आके ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे एक एजानी कैफियत सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही नहीं थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी जो इस्लामाबाद है वहाँ भी ऐसे देखा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है और इसी तरह फिर बैरून ममालिक भी है। तो इस पर मुख्तसर ये करते हैं कि आज हमारा जो इजलास था उसमें था कि हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको किस नज़र से देखते हैं। तो आज PTI आज़ाद कश्मीर में कैटेगोरिकली यूनानिमसली फैसला किया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात जो हैं जो बुनियादी हकूक़ के साथ तल्लुक़ रखते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। SOPs जो हैं वो उनकी हैं, हमने उनको आगे बढ़ के नहीं, ओवर स्टेप नहीं करना बल्कि बैक पे रह के उनको सपोर्ट करनी है। सो आज सबसे जो बड़ा फैसला है वो हमने ये किया है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। यानी अवामी एक्शन कमेटी की जो उसके मुतालबात हैं तहरीक की आपने उसकी हमायत की। और क्या पॉइंट्स हैं मजीद जो इसको जो एक और अहम जो मतलब जो जम्मू कश्मीर की जो असम्बली की नशिस्तें हैं माजरीन जम्मू कश्मीर की, उसके हवाले से क्या फैसला किया आप लोगों ने? जम्मू कश्मीर जो 38 निकात हैं इसको अगर थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें तो ये हुकूमत वक्त अनवार उल हक ने, जिसको मैं अमूमन कहता हूं कि ये मिक्स अचार हुकूमत है और एक बंदा पूरा निज़ाम जो है उसको तिगनी का नाच नचा रहा है 2 साल से। उसकी अखलाकी हैसियत ये है कि वो PTI के प्लेटफॉर्म से बना है। जब एक लफ्ज़ दे के आप किसी जमात की तरफ से बनते हैं और असम्बली के अंदर जाते हैं तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के कहते हैं कि मैं इनके साथ लाइल हूँ
उस बंदे ने रातों रात क्या चाल चली और 48 वोटें ली। अब वो 48 वोटों की बुनियाद पे पूरी रियासत को एक जानी कैफियत में लेके गया, और वो पीटीआई की हुकूमत थी, और पीटीआई की हुकूमत को सबोताज करके उसके सारे सिस्टम को ड्रॉप करके वो अकेला लेके आ गया फॉरवर्ड ब्लॉक। वो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनवाया, उसमें कोई अय्यत तरकीबी नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा जुर्म यह हुआ कि खुद तो 48 वोटें ले गया, मगर वहां का जो स्पीकर बना उसने 19 वोटें ली हैं, और आज तक वो 19 सीटों पर बना हुआ वहां पर बैठा हुआ है। तो हमने जो जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान है, वहां की जो 12 सीटें हैं उस पर भी फैसला करना था कि हम उसको किस नजर से देखते हैं। तो आज हमने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर जो मुकीम पाकिस्तान में है वो 47 से हैं, वो हिजरत करके यहाँ पे आए, उनका एक रोल है, वो स्पेसिफिक रोल क्या है, 47 से लेकर 65 तक एक जमात का एक सुप्रीम लीडर हुकूमतें बनाता रहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से। तो वो जरा मैं आगे चल के उसकी वजाहत करूंगा। तो उसको हमने देखा कि ये आईनी इशू है, ये कानूनी इशू है, ये जमहूरी इशू है, ये अदालत के साथ मुंसलिक इशू है, इसके लिए ग्रेटर डायलॉग किया जाए ताकि मुज़ाकरात के लिए इसका फैसला करे। और इसमें डायलॉग के सारे जो स्पेसिमेन होते हैं, सियासी समाजी तंजीमें होती हैं, तुलबा तंजीमें होती हैं, रिटायर्ड जुडिशरी के जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग मुकन्ना के हैं, वो इस पे बहस करेंगे, क्योंकि इसका तल्लक कहीं ना कहीं तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ है। आप एक बात मेरी यहां पे नोट कर लें कि आपकी हुकूमत लेजिटिमेट कैसे हुई, यानी लोकल अथॉरिटी है, तो इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने लेजिटिमेट ही तब किया कि आपके लोग उजड़ के इधर आए, और एक कमीशन बना कि जो लोगों को यहां पे उसने आबाद किया। आबाद करने के बाद अगर आप 47 से 65 तक और खसूसन 70 तक देखें, तो आपकी जो सारी क़यादत यहां पे बैठी थी वो मैक्सिमम जो है वो मकबूजा कश्मीर से आई थी। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी किरदार अदा किया। ये आईनी मामला और इसको जरा असेंबली के जरिए से और मतलब मुज़ाकरात के जरिए से ग्रेटर डायलॉग, असेंबली के बाहर भी लोग बैठे। अमर साहब, आप क्या देख रहे हैं, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत मुश्किल फैसला था, बहुत दबावी था, ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुश्किलात का भी सामना है, और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान यानी दबाव की वजह से आज तक जो तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकी है। आप क्या देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि अवामी एक्शन कमेटी की है, उसका जो मतलब जकाल है उसकी हमायत का ऐलान किया था, आप इस हमायत को देखिए राय कफील साहब, गुज़श्ता जो 24 घंटे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बड़ी ही इम्तिहान का शिकार थी, क्योंकि अनवर हक साहब अपने कुछ ताकतवर लोगों के साथ जो है उसके ऊपर बड़ा प्रेशराइज कर रहे थे। पहले तो उन्हें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उनके लिए जाना ना जाना ये एक फ़ैसला होता है कि आप अपनी सारी सियासी क़यादत को, अपने कबीले को छोड़ के किसी अवामी तहरीक की तरफ जाएं। तो रात को इन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हंगामी बुनियादों पर मुबैना साइफर के वाले से बुलाई थी, उसमें ना जाके पहला बड़ा इनिशिएट किया। दूसरा ये बात है कि आज उन्होंने ये जो आज का इजलास है हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से, ये रात तक दावा किया जा रहा था कि ये जो सुबह इजलास बुलाया जा रहा है ये लातलकी के लिए बुलाया जा रहा है। कल ये अवामी एक्शन कमेटी से लातलकी का ऐलान करेंगे तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन जो उसके फैसला आया है, जो उनकी चीज़ें आई हैं, उसमें एक तो उन्होंने हमायत कर दी, दूसरा उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं सबसे जो अहम बात की है वो साइफर के वाले से की है, जिसकी तरफ से आरिफ चौधरी साहब ने बात नहीं की कि उन्होंने साइफर के ऊपर जो है वो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है कि इस का जो है वो जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। तो ये जो है इनका खासा जो है वो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इस इजलास में जो है वो बेसिकली एक तो ये बात है इमरान खान साहब की रिहाई का एजेंडा भी था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी था। तो मेरे पास ये भी इतला थी कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात करने का उन्होंने मुतालबा किया। अच्छा, अभी आता है चौधरी साहब के यानी जो गुज़श्ता रात को जो हुकूमत इत्तेहादी हैं जो आज़ाद कश्मीर के, वो सब ने उन्होंने एक यानी खुफिया एक जो मरासला होता है यानी साइफर जिसको कहते हैं, तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको ऐलान किया उसका, और उससे पहले यानी गुज़श्ता रोज़ यानी उसको 2, 3, 4 टीवी चैनल पे उसको यानी उसको ब्रेक किया गया, लीक किया गया उसको। तो ये जो हुकूमती इत्तेहादियों ने ये जो यानी इल्ज़ाम लगाया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसको जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और उसने जो मरासले में, हालांकि उसमें कोई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कहीं भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको नथी करने की कोशिश की है। तो पहले तो नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं, आप ज़रा यानी सारे मामला से आगाह भी हैं, तो ये जो हुकूमत ने ये जो मरासला का इशू खड़ा किया, स्कैंडल है, ये क्या मामला?
अच्छा, साइफर पे आज जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि हमारा जो इजलास में ये एजेंडे में हमने रखा और पॉइंट भी रेज किया कि ये जो साइफर का इशू है, इस पे हमने आज मुतालबा किया है कि अदालती आला जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस पे इंक्वायरी की जाए। अब मैं आता हूँ साइफर है 2023 का, और साइफर में लैंग्वेज ये लिखी जा रही है कि उस वक्त जो तहरीक थी बिजली के हवाले से कि हमें वो मालूमात प्रोवाइड की जाए, वो फोटो प्रोवाइड किए जाएं कि वहां पे क्या हो रहा है, जिस किसी को भी उन्होंने कहा। अब उसको अगर आप साइफर को देखें तो वो 2023 को है, 2025 में निकल रहा है, सितंबर 2023 का ये बात उस डेट पे भी वो आगे। अच्छा, मैं अब वही आने लगा हूं कि ये सबसे मजाक है उसमें कि उसमें डेट और दिन का भी फर्क है। डेट और दिन का भी, दो एटमी मुल्कों के दरमियान साइफर लीक हो रहा है। तो मेरी नजर में ये साइफर बहस होना चाहिए था इस्लामाबाद कौमी सलामती के दौरान। Yes. यानी ये तो सिक्योरिटी से ये लीक है, इतनी बड़ी लीक है कि आपका इस वक्त जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बंच है, जहां पे आपकी लड़ाई है, वो कश्मीर है, जैसे आजाद कश्मीर पाकिस्तान की 3-4 महीने पहले। और वहां पे साइफर का आना जो पिछले 78 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो आपने अचानक वो निकाल के दे दिया। अब इसका बेहतरीन तरीका है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा है जी कि अगर हमने साइफर के जरिए जिस तरह आपको पता चला है कि हम पैसे लेते हैं या पैसे हमारे पास आए हैं या हमें किसी ने रॉन है या रॉ फंडेड है, तो आप इंक्वायरी करके हमें जिस चौक चौराहे में चाहें सजा दे दें। तो मेरे ख्याल में इन तमाम लीडरान को जो रात को बैठे हुए थे, 4 साबक वज़राए आज़म बैठे हुए थे, मैं उनकी अक्ल पे, दानिश पे मुझे तकलीफ हो रही है। कफील भाई, मैं इसकी एक वजाहत कर दूं, 1966 तक ना यहाँ पे हुकूमत रही है, एक हुकूमत की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, और वहां पे सदर और वजीर बनाया जाता था। नौजवान 1966 में उठे, उन्होंने कहा ये तो आज़ादी नहीं लेके देंगे। उन्होंने एक और नई राह इख्तियार की, और वो नई राह इख्तियार करते करते कभी जाद हुआ, कभी अगवा, कभी मार, कभी उधर कभी इधर। तो 1988 में 87 में मकबूजा कश्मीर के नौजवानों ने, जो इसी तरह की मूवमेंट थी कि ना तो कांग्रेस और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके इश्यूज को एड्रेस कर रही थी, तो उन्होंने रास्ता ढूंढा कि क्यों ना हम बैलेट की तरफ जाएं। मुतद्दा कश्मीर दब गया था, आज़ाद कश्मीर हुकूमत उसको उठा रही थी, ना मसला कश्मीर हाल हो रहा ना उस तरफ था, ना उस तरफ था, ध्यान में रखा। यानी मैं मकबूजा कश्मीर की बात करता हूं, ना उधर था। तो उन्होंने, उस नौजवान ने जो 70,000 ग्रेजुएट होके मकबूजा कश्मीर में इंडिया से वापस आया था, उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत में क्या है कि हमारे यहाँ पे प्लेबिसिट नहीं हो सकता, ना तो हमें बुनियादी सहूलतें जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कदगन लगाई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे कि आपने इनको शहरी आज़ादी भी देनी है और जमहूरी आज़ादी भी देनी है, वो दोनों चीज़ें नापैद हैं। तो क्यों ना हम बैलेट के जरिए जाएं। जब बैलेट में गए तो इंडिया ने रिगिंग की तो क्या उन्होंने कहा कि बैलेट से हल नहीं होगा, बुलेट। और बुलेट ने क्या रास्ता इख्तियार किया कि आप लाखों लोगों को हमने शहीद करवा दिया। उसका नतीजा देख लें कि वो पूरी कौम का जो एक कैडर था लाखों की तादाद में नौजवान, वो सारे का सारा शहीद हुआ। वहां माओ बहनों के साथ क्या हुआ, बिजनेस के साथ, इसको भी छोड़ते हैं। आप 5 अगस्त 2019 को देखें, इस वक्त जो मेरी कम अज कम उस पर कैलकुलेशन है, 10,000 से ज्यादा नौजवान पकड़े थे उन्होंने, 14, 15, 16 साल से लेकर 20,000, और इंडिया ने जेलों में डाले हुए हैं। अब वो बैलेट से बुलेट की तरफ गए। अब बुलेट के बाद फिर क्या होगा, वो फिर गए हैं बैलेट की तरफ। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार आई है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा तरीका अपनाया, कोई अरबा नहीं छोड़ा। मगर इसके बाद वो कश्मीरी जो उधर भी रहता रिजर्वी, कि उसने क्या किया कि आपने बैलेट के जरिए उसको शिकस्त दी। मैं ये मुजफ्फराबाद में जो नालायक बैठे हैं, इनका मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि ये अपनी मराहत के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए, उसके लिए अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को दांव पर लगा दिया इन्होंने। अब आप डायस्पोरा में 2 मिलियन लोग बैठे हुए हैं, और वो सारे के सारे यहां से ग्रेजुएशन करके गए, मास्टर्स करके गए, एमफिल करके गए, कम अज कम एफए से नीचे कोई भी नहीं है, और यहां पे वो तहरीकों के अंदर हैं। तो हम कहां जाकर खड़े होंगे? 21वीं सदी में सोशल मीडिया के दौर में आप कैसे किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं? तो इसलिए ये जो साइफर का इशू है, ये एक मजाक से भी ज्यादा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान की। अमर साहब, ज़रा ये जो यानी गुज़श्ता रात को जो आज़ाद कश्मीर की इत्तेहादी हुकूमत है, जिसके सरबराह चौधरी अनवर हक साहब हैं, और सब ने मिल के बहुत संगीन मामला पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, पाकिस्तान के जो यानी तमाम मामला से, और बिलखुसूस मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ यानी जो मामला है,
اس کو جا کر لنک کر دیا کہ ہندوستان نے کوئی مراسلہ بھیجا ہے 2023 میں، اور اس کو لنک کر دیا کہ جو موجودہ عوامی حقوق کی تحریک ہے، یعنی جس کو لے کر 2 سالوں سے لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور بنیادی مسائل جس کو حکومت ہے اس کو تسلیمی کر رکھا ہے، اس کو لنک کر دیا کہ ہندوستان کی پراکسی ہے، ہندوستان کی سازش ہے، اور خدا نخواستہ کہ اس سے آزاد کشمیر پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب نہیں کچھ نہیں. تو آپ یہ جو ہوا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سے، یہ کیا ہے یہ مراسلہ؟ صاحب اس سے پہلے میں ایک جو ہے بات، ایک تو یہ بات ہے کہ امارات کے حوالے سے عارف شوئی صاحب نے کہا تو بڑی خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک نئی جو ہے وہ انہوں نے بات کی قیوم نیازی صاحب نے بطور سابق وزیر اعظم. انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کی امارات ختم کریں اور سب سے پہلے میں اپنی سرنڈر کروں گا. مقصد انہوں نے وہ بسم اللہ کر دی جس کی طرف ہماری کنٹینیوسلی یہ خواہش تھی کہ یہ کام جو ہے انوار الحق صاحب کریں، لیکن قیوم نیازی صاحب نے وہ کر دیا. اور ایک یہ دوسری یہ بات ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کیونکہ پولیٹیکل فورسز ساری لگ ہو گئی تھی، تو آج ایک طاقتور پولیٹیکل فورسز جس کی اگر وہ انوار الحق صاحب سمیت جن لوگوں نے عمران خان صاحب سے غداری کی یا چھوڑ گئے، تو اس وقت پارلیمان کے اندر جو سب سے بڑا مینڈیٹ ہے وہ تحریک انصاف کا ہے. تو تحریک انصاف کے کچھ لوگ بگوڑے ہو گئے، لیکن تحریک انصاف نے عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کی. تو اس کی ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دوسرا یہ بات ہے کہ ڈائسپورا جو ہے اس سے باہر کی دنیا میں اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہو گئے. تیسرا یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ آج کل سوشل میڈیا کی وار ہے، اس میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو آج کی تحریک انصاف کے فیصلے کی وجہ سے بہت سارا اثر ہوگا. اب اگر آپ آتے ہیں سائفر کی طرف، تو رائے صاحب سائفر جو ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر ہم عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، تو وہ انوار الحق صاحب کے اوپر فٹ آتا ہے. جو رات کو انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے ساتھ ایک باری میں جو انتقام لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں اس کی ذرا کمپوزیشن دیکھیں کہ وہ تحریک وہ ہے کیا کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس کی سیاسی جماعت کا کوئی ایک بندہ آ جائے تو پورا ہو جاتا ہے، جس میں پارٹی کوئی نہیں، اپنی پارٹی کوئی نہیں، صدارت وہ کریں جس کی اپنی پارٹی کوئی نہیں. وہ آزاد کشمیر لوٹا پارٹی کا نام لیتے نا کہ جی ہم جو ہے یا غدار پارٹی یا کیا بگوڑا پارٹی یا کچھ بھی نام لیتے، وہ تو ان کا اپنا تھا جس پارٹی میں وہ جائیں گے. لیکن جو مزے کی بات ہے اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے اہتمام کیا کہ جو یاسین کے ساتھ سکور سیٹل کرنا ہے، لیکن فاروق کیا کہتے ہیں سردار یعقوب کے ساتھ بھی کرنا ہے. تو یہ جو ہے 2 وزارت عظمیٰ کے امیدوار ایک ساتھ ان کا گلا کاٹنے کے لیے دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا. پھر انہوں نے کہا یہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں یہ کیسے باہر رہ سکتے ہیں، جس کو زیادہ شرارت ہے جناب والا. زیادہ تو تنویر الیاس صاحب باتیں کر رہے تھے، اب تنویر الیاس صاحب کو بھی اہتمام کر کے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر بٹھایا. اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اہتمام کیا کہ صرف یہ جو شاہ غلام قادر صاحب تو پہلے کبھی ساتھ ہوتے تھے کبھی مخالف ہوتے تھے، سب سے زیادہ پرابلم تھا فاروق حیدر صاحب کو. انہوں نے فاروق حیدر کے ہاتھ میں وہ سائفر پکڑا دیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں مبینہ ہے، ہو سکتا ہے وہی جعلی. وہ یہ دیکھیں نا جو ایک چیز پروڈیوس ہوئی ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ چند صحافیوں سے ملتے ہیں اور جس کو راجہ کفیل کو ملتے ہیں، راجہ کفیل جو ہے وہ 5 منٹ بعد عارف صاحب اٹھ کے جاتے ہیں، تو 5 منٹ بعد راجہ کفیل صاحب جناب والا کوئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا کوئی ایسی جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ لے آتے ہیں جو متعلقہ ہی راجہ عارف صاحب کے یا تحریک انصاف کے ساتھ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائفر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کا ہے کیا کہتے ہیں انوار الحق صاحب کے ذریعے لیک ہوا ہے. تیسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی یا ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم دیکھیں نا آج سے نہیں سب سے پہلے سے جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کو اس طرح کی کوئی ایکسیس ہو، اس طرح کے ڈاکومنٹ کی کوئی ایکسیس ہو یا وزارت خارجہ. تیسری یہ بات ہے کہ اگر یہ سائفر درست ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، مبینہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر وزارت خارجہ کیوں خاموش ہے، وزیر خارجہ کیوں خاموش ہے، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کیوں وزیر پاکستان کیوں خاموش ہے. مگر یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے جسے جو ہے آپ نے مخصوص علاقے میں مخصوص مقاصد کے اصول کے لیے استعمال کیا. اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جی کہ حسن ابراہیم صاحب اور عتیق خان صاحب کو بھی کیا، ساتھ انہوں نے جو ہے جماعت اسلامی کا اور جمعیت اہل حدیث کا تڑکا بھی لگایا. تو ایک وقت میں جو انہوں نے انتقام لیا اور خاص طور پہ جو انہوں نے فاروق حیدر صاحب سے، تنویر الیاس صاحب سے، چودھری یاسین صاحب سے اور یعقوب خان صاحب سے انتقام لیا رات کو وہ بلا کے، اس سے زیادہ سب جو سنجیدہ بات یہ ہے یہ تو ایک سیاسی بات تھی. لیکن جو سنجیدہ بات ہے کہ اس سائفر کو آل پارٹیز کانفرنس کی اس ساری بات کو، اس پوری سیاسی قیادت کی بات کو عوام نے باہر نہیں کیا.
اگر وہ بائے کرتے تو آج وادی نیلم میں جو شوکت نواز میر کا اور عوامی ایکشن کمیٹی کا جو استقبال ہوا وہ شاید ممکن نہ ہوتا. ایک تو رائے صاحب یہ بات. دوسری یہ بات ہے کہ آج کل آپ اخبارات کے ذریعے, تجزیہ کاروں کے ذریعے, تھنک ٹینکس کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے, آیا اس کے اوپر سائفر کے اوپر جو ہے یہ درست ہے, غلط ہے, لوگوں کا کیا ہے. آپ یقین کریں رائے صاحب کہ مجھے رات سے لے کوئی ایک بندہ جسے ہم باشعور کی ڈیفینیشن میں جسے اردو میں ہم خواندہ ہی کہہ سکتے ہوں, اس نے یہ بتایا ہو کہ یہ سائفر درست ہے. وہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ انوار الحق کا پروڈیوس کردہ ایک 3 صفحات پہ مشتمل ایک کاغذ ہے یا یہ حکومت کا فراڈ ہے. اور اب انہوں نے کیا کیا, جو بدقسمتی یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے تو نہیں ہے نا, ابھی انہوں نے یہ بات کی راجہ اپنا چوئی عارف صاحب نے, ہم جو پہلی بات دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے استعمال نام کرنا شروع کر دیا, فوج کے حق میں ریلیاں نکالیں گے. بھئی آپ فوج کو کیوں درمیان میں لا رہے ہیں؟ فوج کا کوئی تعلق واسطہ ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے سائفر دیا, آپ سائفر کو قبول کریں. آپ یہ کہیں جی حقوق نہیں دیتے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. کسی نے یہ نہیں پوچھا ادھر کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ یہ جو 2 سال سے مذاکرات کر رہے تھے, 2 سال سے آپ جو ہے نوٹیفیکیشن کر رہے تھے, 2 سال سے جو ہے آپ نے نصف درجن سے زیادہ معاہدے کیے ہیں, ان کے اوپر کوئی نہیں. اس کا بھی ذکر ہے ان کی پریس ریلیز میں. تو یہ جو ہے وہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اب اس کے اوپر جو ہے 21 تاریخ کو انہوں نے راولہ کوٹ کو بلایا. اگر 21 تاریخ کو یہ راولہ کوٹ میں کرتے ہیں اور کوئی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی کچھ کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا 21 تاریخ کو ان کے ساتھ لوگ نہیں جاتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف انوار الحق, جو یاسین, فاروق حیدر, سردار یعقوب, تنویر الیاس صاحب اور حسن ابراہیم صاحب جائیں تو انہیں ریسیو کریں کمشنر اور ڈی آئی جی, اور اس کے بعد جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے عوام جائے تو انہیں یہ جو ہے ڈنڈے لے کے ماریں ان کے سپاہی, اور یہ جو سلوٹ مارنے والے ہیں یہ لیں ان کے ٹیکسیز کے پیسے سے. مگر یہ جو ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ان لوگوں نے رات کو یہ جو سائفر نکال کے آزاد کشمیر کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا. تیسری یہ بات ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ مذاکرات, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی ایسی کسی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند کیوں؟ کبھی آپ جو ہے وہ کسی پوری سیاسی جماعت کو, قیادت کو بلا کے آپ نے مذاکرات وہ کیا؟ اب ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, یا تو کوئی صحافتی تنظیم کرے, یا سپریم کورٹ, یا ہائی کورٹ, یا آزاد جموں کشمیر بار کونسل کرے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو ابھی تک متنازع نہیں بنایا, صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حکومت مذاکرات کے دروازے بند کرے, ساری سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے بند کرے. تیسری یہ بات ہے کہ اب وہ مذاکرات کریں گے کس سے؟ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے, یہ بھارت سے فنڈڈ لیتا ہے, یہ پیسے لیتا ہے, اس کے اوپر یہ الزامات ہیں, ان کے ساتھ آپ کون سا منہ, کون سا بوتھا لے کے بیٹھیں گے؟ ان کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو سیاسی قیادت نے جو ہے وہ بالغ نظری کا ثبوت نہیں دیا. اس سے آزاد کشمیر میں 29 ستمبر کی جو کال ہے, یہ جو بحران ہے, یہ کم نہیں ہوگا, بڑھ سکتا ہے. جو وزیر اعظم چودھری انور الحق ہے, ان کی کابینہ یا جو مخلوط حکومت ہے جس میں مسلم لیگ شامل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم پارٹی, تو سارے اکٹھے ہو گئے, جو نہیں بھی تھے تو رات کو اکٹھے ہو گئے. ان سے بنیادی سوال تھے کہ بھائی ہمیں یعنی مفت تعلیم دیں, مفت ہمیں صحت دیں, اور جو بڑے بڑے موٹے سوالات ہیں جس میں یہ تھا کہ اس 21ویں صدی میں یعنی ڈیجیٹل ایرا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4G دیں. اگر پورے پاکستان میں 4G ہے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کا کیا جرم ہے؟ اور وہاں جو موبائل سروس یا ان کی جو نیٹ ورک ہے اس کو بہتر کر کے دیں. پھر جو اور دیگر مطالبات ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ایشوز ہیں, آپ یہ کہتے ہیں اگر یہ تو کہیں اگر انڈیا نے سازش کی, میرا سوال آپ سے یہ ہے تو پھر اس کو نہ کرنا تو پھر تو اس کی جو سائفر کی آماد کے مترادف ہے نا. بے شک. تو یہ جب حکومت یہ نہیں کر رہی ہے, 2 سالوں سے نہیں کر رہی ہے, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سارے حکومتی نو شامل ہوں کہ بھائی مودی یہ کر رہا ہے, یہ انڈین ایجنسی یا وہ یہ کریں کہ آپ آزاد کشمیر کی یہ مسائل آپ نے نہیں کر دے, لہٰذا حکومت وہ نہیں کر رہی ہے. آپ کیا کہیں گے جو گناہوں نے الزامات لگائے حکومت نے, اور پھر جو 2 سالوں سے جو ان کے یعنی وہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات رہے اور جو بنیادی ایشوز لے کے آئے, تو پھر ان کو کیوں جوڑ رہا ہے کہ یہ یعنی یہ کوئی ملک دشمنی ہے, ریاستی دشمنی ہے, اور کوئی اینٹی ریاست اینٹی پاکستان آ گیا؟ کفیل صاحب پہلے میں 2 پوائنٹ تھوڑے سے اس کو کر دوں بریفلی. ایک سائفر, 2 ایٹمی طاقتیں اور ایک کا سائفر وہاں پہ گیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے پاس یہ سائفر کیسے پہنچا, اسی لیے ہم نے انکوائری کا کہا ہے. دوسری بات, یہ گورنمنٹ پچھلے 2 سال سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہی را فنڈڈ را ایجنٹوں کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی. 3 دفعہ ان کے معاہدے ہوئے ہیں اور 5 نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں. میں خود میرپور بار ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک تھا بجلی کے بل اور آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے اور ایشوز پہ.
और एज ए स्पोक्समैन प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने मुज़ाकरात किए हैं। आज अगर हमने वहां पे अनाउंस किया है तो कल इसका मकसद है मैं भी उधर ही चला गया, उसी पेज पे चला गया। तो अब आते हैं कि ये 38 नकात जो हैं ये बुनियादी तौर पर इनको तकलीफ क्या है, तो वो 38 नकात आए क्यों, मैंने आगे पता नहीं बात बताई आपको। 1990 से जब तहरीक आज़ादी कश्मीर में डावाडोल हुई, मामलात नौजवानों को पता चला क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये लोग मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को समझ आ गई कि हमारे इश्यूज के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। इस पूरी तहरीक के अंदर 2 साल से 2 आप बड़े बाखबर साफी यहाँ पे बैठे हैं, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या उनके साथ जुड़े हुए, हम तो नहीं थे, हम तो दूसरी साइड पे थे। उन्होंने किसी जगह पे भी यस ये ना उन्होंने पाकिस्तान को गाल दी, ना पाकिस्तान को गाल दी, ना पाकिस्तान की फौज को दी, किसी अदारे को, यानी उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। इशू क्या हुआ कि 53 लोग जो हमारी असेंबली में बैठते हैं उन्होंने बजट के साथ वो खलवाड़ किया अपनी नस्लों को सिक्योर करने के लिए कि आपका बजट 3 खरब 10 अरब का बन गया और उसमें 2 खरब 61 अरब रुपए आपके एक्सपेंडिचर बन गए, यानी अब बचा 49 अरब। अब 49 अरब को खुडे लाइन लगाने के लिए आपने 36 मिनिस्टर और 40 टोटल बना के अगर वो डालें आप सदर भी और मशीर भी तो 40 बनते हैं। तो नौजवानों ने सोचा कि 2 खरब 61 अरब रुपए की अयाशी कर रही है हमारी, ये तो मोदी का चक्कर ही नहीं है ना। अब इसको क्या है कि आपने इस्लाहात करनी है, रिफॉर्म्स करनी है, क्योंकि मैं मुंसलिक रहा हूं या हूं मैं कि मेरा तल्लक भी जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ है। एज ए इकोनॉमिस्ट मैंने बड़ी रिसर्च की है कि आज़ाद कश्मीर का इशू सिर्फ ये है कि आपने अदारा जाती रिफॉर्म्स करनी है, और इन रिफॉर्म्स की वजह से अगर हमारा बच्चा जो आपने पास उस वक्त वाइड सहा वो माँ उसको कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करती, मजबूर भाई की तपती धूप में भेज देती है, कतर में भेज देती है कि मेरा बेटा, क्योंकि यहां पे उसको नौकरी नहीं मिल रही, जबकि उसके काउंटर में ही हमारे राजा फारूक हैदर के बेटे को देखते हैं कि वो फॉर्च्यूनर पे आ रहा है, दूसरा बेटा फॉर्च्यूनर पे आ रहा है, बहू जो है वो फॉर्च्यूनर पे आ रही है, और उनके घर कोई बिजनेस भी नहीं है जो हमारी आंखों से सामने हमने देखा हो। हम चौधरी मजीद को देखते हैं कि यार उसका बेटा जाके कनाडा में आबाद हो गया, उसने वहां पे कारोबार कर लिया, दूसरा बेटा वही मुरोसियत की बुनियाद पर आगे चला गया, यानी इन लोगों के बिजनेस भी नहीं है। तो जब इनकी लग्जरीज लाइफ नौजवान ने देखी तो वो अवेयरनेस होके शऊर की बुनियाद पर जब आवाज आई, तो कोई आप अगर 30 लोग देखें इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, 2 साल पहले इनमें से आप शायद किसी एक को भी नहीं जानते, सरबराह भी कोई नहीं अभी, और अभी तक कोई सरबराह, मगर लोग जुड़ गए। इन जो ये जो लोग हैं ना असेंबली में रात को बैठे हुए थे, इनके तमाम 1990 टू ऑनवर्ड, 1985 से असेंबली आई, 90 में आई, 90 में 1 साल रही, टूट गई, इसके बाद इन्होंने ऐसे इस बजट को लूटा, इस तरह लूटा। उसकी एक मैं मिसाल दे देता हूं, हमारा 1967 में डैम मुकम्मल हुआ, 2001 में एक्सटेंशन आ गई, मैं उसका तर्जमान बन गया, 40 साल का डाटा निकाला, पूछा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में हमें रॉयल्टी दी है, पता चला जी रॉयल्टी नहीं मिली, तरबेला को तो मिल रही है, पता चला कि फिशरीज को दे रहे हैं, पता चला जी नहीं है, जी हमारे ग्रिड स्टेशन है जी नहीं है, हमारे जो 672 लोग उजड़ के गए हैं पंजाब में, अभी तक उन्हें मालकाना हकूक नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले 400। यानी कहने का मकसद यह है कि जब हमने पूरा निकाला डाटा तो पता चला कि ये लीडर जो है इनको इदराक ही नहीं है कि ये जो लोग गुजरे हैं, जो ठोकरें खा रहे हैं, दूसरी नस्ल खराब हो रही है, घर से दर बदर हो गए, और इन्होंने उस पर काम नहीं किया, बल्कि उसके काउंटर में अपने आप को इतना ज्यादा लग्जरियस कर दिया कि वो जो आम नौजवान है, साजिश नजर आ रही है, अब इनको साजिश नजर आ रही है कि इंडिया आ गया, रहा गया। यस अमर साहब, आप अभी आते हैं कि जो ज़रा हुकूमत ने जो रात को संगीन इल्ज़ाम आयद किया, उन्हें तो ये चाहिए था कि आज यानी वजारत ख़ारजा को या जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इसकी वजाहत करनी चाहिए थी, और ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत, या आज़ाद कश्मीर जो अनाड़ी जो लोग हैं उनके हवाला की है। और अभी इसके ऊपर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने क्या रद्दमल दिया, और अवाम को आज क्या हुआ, यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से इस साइफर के हवाले से उनका क्या बयान आज? पहले तो ये बात है, ये साइफर क्यों करार दिया गया, इससे पहले से साइफर क्यों नहीं कहा गया? पहले जो इमरान खान साहब के दौर में साइफर आया उसमें क्या हुआ, साइफर कैसे आता है, उसे कैसे डी कोड किया जाता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, वो कोड वर्ड कैसे होते हैं, ये सारे मराइल से
गुजर के आता है। दूसरी ये बात है कि ये 2 साल कुछ चंद दिन पुराना है, फिरता रहा है, उसका कोई नहीं है। तीसरी ये बात है कि जी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो और वफाकी हुकूमत और ये सारे लोग जो हैं मिल के पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो है वो जो नुमाइंदे उधर पिछली बार डायलॉग में मौजूद थे, रावला कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद जो पाकिस्तान कश्मीर थे, ये सारे लोग जो है वो इन भारत के फंडेड लोगों के साथ मुज़ाकरात करते रहे। क्या भारत ने जो है वो बिजली आज़ाद कश्मीर में 3 रुपये में करा दी, आटा 50 रुपये में करा दिया। अगर ये बताएं कि कल एक तो हंगामी इजलास बुला रहे हैं जी कानून साज असम्बली का, बहुत अच्छी बात है, चीज़ें असम्बली में डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बालग नजरी का सबूत देते हुए मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसके लिए रास्ते अनवारुल हक साहब ने बंद कर दिए। क्योंकि अनवारुल हक साहब कई दिनों से बैठे हुए थे, वो किसी मुज़ाकरात के बजाय वो ये चाह रहे थे कि मुझे सिर्फ फोर्स दें, डंडा दें, मैं इनका बंदोबस्त करूँ। कर्नल वक़ार नूर साहब की भी यही ख्वाहिश थी। तो ये जो लोग हैं ये आज़ाद कश्मीर को तसद्दुम की तरफ ले जाना चाहते थे। अब मुझे ये बताएं राय साहब कि अगर ये दुरुस्त है, मैं ये कहता हूं कि आप इस बात को छोड़ देते हैं ना, फारूक हैदर साहब ने ऐसे करके साइफर लहराया, उन्हें ये ज़्यादा असर हो गया कि पहले कश्मीरी रहनुमा है जिन्हें साइफर लहराने का एजाज़ हासिल हो गया, साइफर लहराने का एजाज़ हासिल हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर उनके इन सारे बातों को दुरुस्त मान लिया जाए, दुरुस्त मान ले एक मिनट के लिए, ज़ाहिर है हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म में 7 वज़ीर-ए-आज़म बैठाए हुए थे, 7 सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे को भी बैठाया हुआ था कि वो ना बच जाए, ठीक है, कोई के अनवारुल हक साहब के शर से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ये जो सारा था, आप ये बताएं कि अगर इंडिया को आज़ाद कश्मीर के अंदर इस लेवल की जो है वो हमायत हासिल हो गई है कि उनके साथ लाखों लोगों में से लाखों लोग चले गए हैं और उनके बयानिए को जो है या उनके ट्रैप हो गए हैं, तो ये मुझे बताएं कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। और अगर राय साहब ये कौन सी रियासत है जो अपने लोगों को जो है वो गद्दार कह रही है, वो कह रहे हैं कि हम जो है वो स्टेट के वफादार हैं, ये कह रहे हैं इंडिया का हम ही नहीं, लेकिन उसको वहां जबरदस्ती जो है आज तक 1947-48 से लेके आज तक एक बंदा जो है वो इंडियन परचम लेके नहीं, ये देखें ये इनका तरीकों से तलक रहा है, हमने बेशुमार देखे हैं। कभी आपने सुना है कि जी कोई इंडिया के परचम में पाकिस्तान में दफन हुआ हो, किसी ने जो है वो कहा हो, किसी कश्मीरी ने ये कहा हो कि हम जो है वो पाकिस्तान के बजाय जो है खुद मुख्तार कश्मीर की हिमायत करना कोई जुर्म तो नहीं है ना, आपका नजरिया है, आप जो मर्जी करें। लेकिन ये जो है इन्होंने अब रसम एक तो ये बात है कि इन्होंने वो खराबी की, आज तक कोई बंदा जो है वो इंडियन परचम में दफन नहीं हुआ, लाखों जो है कश्मीरी पाकिस्तानी परचम में दफन हुए हैं, उन सब की कुर्बानियों के नतीजे में आज ये जो सारे लोगों ने जद्दोजहद की। लेकिन मैं इससे जो ज़्यादा संजीदा जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरफ ये हालात लेके जा रहे हैं उसके जो नताइज निकलेंगे और ख़ास तौर पे अभी जो है आप सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर के हालात देख रहे हैं, माजरीन की नशस्तों की मुखालफत करके इन्होंने माजरीन में से अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी जो है हमायत कम की है, लेकिन जो ओवरसीज़ जो डायस्पोरा है उसमें जो है दुनिया भर में इनके लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी की जो गलती होगी, एक तो ये बात है अवामी एक्शन कमेटी ने सारे को मुस्तरद कर दिया है, उन्होंने भी मुतालबा यही किया है कि जी इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए, ठीक है जी। और मेरी ये इतला है कि आइंदा 24-48 घंटों के अंदर जो है वो जिस तरह इन्होंने कानून साज असम्बली में एक क्लब का इजलास बुलाया, एक क्लब जो है वो अवामी एक्शन कमेटी का है वो 30-32 लोगों का, उन्होंने अपना इजलास भी बुलाने का फैसला किया और उसमें वो एक तो ये बात है अपना ऑफिशियल बयानिया देंगे, दूसरा ये बात है कि वो इस बात के ऊपर संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि इस साइफर के हवाले से, फारूक हैदर साहब के हवाले से और इस इल्ज़ाम के हवाले से वो आला अदलिया से रजू करें। तीसरी ये बात है कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म रियासत हैं, आपके दाएं तरफ फारूक हैदर साहब बैठे हुए हैं, बाएं तरफ तनवीर इलियास साहब बैठे हुए हैं, उधर पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर शाह गुलाम कादर भी बैठे, अपना जो यासीन साहब भी बैठे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर साहब भी बैठे हुए हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक साहब भी बैठे हुए हैं, साबिक सदर वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब साहब भी बैठे हैं, बैसर सुल्तान महमूद के साहबजादे जो है यासर सुल्तान साहब वो भी बैठे हुए हैं, इसके साथ जो है हसन इब्राहिम साहब भी बैठे हुए हैं, बानी सदर के, अगर आप साबित न कर सके उसके बाद जो है जमात इस्लामी और जमीयत अहले हदीस के लोग भी जो लाट मौजूद थे, अगर बाकियों को भी बुलाते शायद वो भी आ जाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतने लोगों को बिठा के ये एक इल्ज़ाम लगाया है, आपने मुहब्ब वतन कश्मीरियों के ऊपर, अवामी तहरीक की हमायत करने वाले लोगों के ऊपर जो है वो मुल्क दुश्मन होने और भारतीय फंडेड तहरीक होने और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो फिर आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर आप सदर और वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी सदूर रह के, आप पार्लिमान के अंदर रह के जो है अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे और उसका सबूत नहीं देंगे, उसे साबित नहीं करेंगे, तो कल आज़ाद कश्मीर का हर शहरी
पाकिस्तान में बसने वाला हर महाजर कश्मीरी, दुनिया भर में बसने वाला डायस्पोरा का कोई बंदा भी जो है वो आपके ऊपर भी इसी तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाएगा और आप उससे भी अखलाकी तौर पे जवाब मांगने की पोजीशन में नहीं होंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये सारा कुछ जाए, मकसद अवामी ये 29 को भी छोड़ें, आप इनके मुतालबात को भी छोड़ें, उनके एजेंडे को भी छोड़ें, उनके मराद को भी छोड़ें, लेकिन इस बात का ज़रूर फैसला होना चाहिए कि आया जो है ये हमारी सारी सियासी क़यादत ने, 5 साबिक़ वज़राए आज़म ने, 4-5 पार्टी से दूर ने बैठ के जो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया या कि अगर वो दुरुस्त है या गलत है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो हम बिल्कुल कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ वो सलूक किया जाए जो गद्दारों के साथ किया जाता है, जो जराइम पेशा नासिर के साथ किया जाता है, जो है वो पैसे लेके वतन फरोशों के साथ किया जाता है। लेकिन अगर वो दुरुस्त नहीं है, ये साइफर जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है, ये जो है मुबैना है, या ये जो है इन्होंने खुद तैयार किया हुआ है, या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इसे अपने मज़मूम मकासद के लिए लाया है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इनको भी जो है इनका भी एहतसाब होना चाहिए, इन्हें भी अपने गिरबानों में झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इन्होंने अपनी सियासी जमातों को और अपनी क्रेडिबिलिटी को दुनिया के सामने कहाँ ला खड़ा किया। अच्छा चौधरी आरिफ साहब, आखिरी सवाल आपसे, आप क्या देख रहे हैं कि ज़रा ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में तो ज़रा उन्होंने 2 टोक जमातों जो मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने भी वही मुतालबा किया जो आपकी पार्टी ने किया कि इसकी अदालती तहकीकात कराई जाएँ, ताकि यानी ये बहुत संगीन मामला है और 2 एटमी ताकतों के दरमियान मामला, और इसके यानी जो एक इल्ज़ाम लगा दिएगा पूरा अवामी हुकूक़ की तारीख को। तो आप क्या देख रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मज़ीद क्या करना चाहिए और ताकि ये मामला कोई इस गाल निकल सके? जब हमने भी आज आपने जो अलामिया में उसमें कहा है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने इर्द गिर्द उन अनासर का कलाकुमा करे, अगर हैं तो, कि वो कहीं अपने मज़मूम मकासद के लिए तो कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और दूसरा, हमने हुकूमत पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर को कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएँ। हम आप जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर तब इल्ज़ाम लगाएंगे या उनको हम मतूब करने की कोशिश करेंगे कि वो अगर अकदर्मी करते हैं, जी हम मुज़ाकरात नहीं करते। वो तो उन्होंने 6 महीने दिए और 6 महीने के बाद 9 महीने कर दिए कि मुज़ाकरात के लिए तो हमारे साथ बैठे जी और हम आपके साथ मुज़ाकरात। मैं ये अनवार उल हक साहब का एक ऐसे लतीफ़ा समझे या ओरिजिनल बात, अनवार उल हक साहब ने क्या कमाल बदला लिया है तमाम सदूर और तमाम जमातों के सरबराहान से। चौधरी यूसुफ रटवी साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इलेक्शन लड़ते थे और उनके अगेंस्ट 7, 8, 9 लोग थे, कभी 1 आ जाता, कभी 3 आ जाते, कभी 5 आ जाते। आखिरी इलेक्शन में चौधरी साहब को किसी ने बताया जी कि वो आ गया, कहते हैं कोई रह तो नहीं गया इनमें से, वो कहते हैं 9 के 9 आ गए, कहते हैं मेरी उम्र अब खत्म होने वाली है, शुक्र है मैं एक दफे बदला ले लूंगा। और वो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, 9 से बदला लिया। अनवार उल हक ने रात को साइफर खुद पढ़ने की बजाय राजा फारूक हैदर को देके एज एजिटेटेड लीडर उनसे पढ़वाया और बड़ा यानी जो मुतालबा कर रहे थे कि इसकी यानी एक जुडिशल कमीशन का यानी इंक्वायरी कमीशन, यस, वज़ीर-ए-आज़म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उन्होंने कमाल सबको बैठा के एक खूबसूरत जो है ना वो बदला लिया। बहुत शुक्रिया चौधरी आरिफ साहब, आपका शुक्रिया, आमर साहब शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं और जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस का मुज़फ़्फ़राबाद है, वहाँ जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, कायम है, ये मखलूत सरकार है, 2 सालों से तमाम जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं। और रात को जो इतादी हुकूमत ने, इतादी जमातों ने जो एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो अवामी हुकूक उठाए, जो अवाम के साथ एहतजाज कर रही है, हुकूमत की वादा खिलाफियों के खिलाफ, यानी जो हुकूमतें उनके साथ वादे कर रखे हैं, जो नोटिफिकेशन कर रखे हैं, वो ये करें हुकूमतें हमसे जो वादे किए हैं अपने वादों को पूरा करे। जब हुकूमत वादा खिलाफ़ी कर रही है तो वो उसके याद दहानी के लिए उन्होंने दोबारा 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर भर में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। बजाय ये मुतालबात हल होने के, हुकूमत ने जो अपने वादे यानी कर रखे थे उनका पूरा करने के बजाय गुज़श्ता रात को जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने हुकूमती इत्तेहादी सबको साथ रख कर जो संगीन इल्ज़ाम आयद कर रखा है, अब हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान के अदारों की ज़िम्मेदारी है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़िम्मेदारी है, DGISI की ज़िम्मेदारी है कि ये इस मामले की फौरी तहकीकात हो। जो कश्मीरियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा है और जो यानी इसमें सारे ताजर लोग हैं, अगर इन ताजरों के ऊपर अगर संगीन इल्ज़ाम लगा है कि हिंदुस्तान के आलाकार हैं तो ज़ाहिर है ये बहुत संगीन जुर्म है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर कोई इसमें मुलव्वस है, अगर कोई इसकी ये अगर कहीं तहकीकात साबित होती है, उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाए और तमाम कश्मीरी उसके साथ होंगे। और हाँ, गुज़श्ता 78 सालों से
हिंदुस्तान अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद आज़ाद कश्मीर और GB से एक कश्मीरी ऐसा नहीं ख़रीद सका कि जो हिंदुस्तान का झंडा उठाकर हिंदुस्तान के हक़ में नारे लगाए, ना तो आज़ाद कश्मीर ना तो गिलगित बल्तिस्तान में। तो लिहाजा अगर वो 78 सालों से हिंदुस्तान नहीं कर सका तो अभी वो कैसे करेगा। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और हुकूमत की इत्तेहादी जो शामिल हैं उन जमातों की तरफ से ये संगीन इल्ज़ाम, ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत तशवीशनाक है और इस बात का मुतकाज़ी है इसकी जामे तहक़ीक़ात हो ताकि कश्मीरी कौम को हक़ाइक़ का इल्म हो सके। कल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।